Hello students, now we will discuss the capacitance of spherical capacitor. Spherical capacitor में आपके पास दो concentric spheres होंगे. Concentric sphere कहने का मतलब उनके सेंटर सेम है. एक की रेडियस r1 मान लेते हैं, एक की रेडियस r2. हमने इस तरह से मान लिया कि एक ही स्फीयर आउटर स्फीयर और उसी की कंसेंट्रिक, इसका रेडियस ये सेंटर O था, रेडियस r1 मान, और दूसरा जो स्फीयर है वो हमने ये कह दिया सेकंड, और इसकी रेडियस को हमने से नाम दे दिया r2. और हमने जो एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एक आर्टिकल के तौर पे, क्वेश्चन के तौर पे, न्यूमेरिकल के तौर पे दोनों तरह से कर सकते हैं. अगर न्यूमेरिकल टर्म्स यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल, आर्टिकल के तौर पे तो आर्टिकल. ठीक है, सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है बट एक्सरसाइजेज में है, कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं तो इसलिए. और हमने इसको उस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज कितना दे रखा है, क्यू मैग्नीट्यूड का. कितना चार्ज दे रखा है इसको, क्यू. तो आपको पता है कि इंडक्शन इफेक्ट के कारण से इस जो स्फीयर है इसके नियर बाय फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी का. तो नेगेटिव का अपोजिट कौन हुआ, पॉजिटिव. आपको पता है इंडक्शन में क्या आता था, नियर बाय फेस पे अपोजिट पोलैरिटी के और फारदेस्ट फेस पे सेम पोलैरिटी के चार्जेस अकर करते थे. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेबरहुड फेस है वो तो ये बना, नेबरहुड फेस तो अपोजिट पोलैरिटी का, इस नेगेटिव का अपोजिट कौन है, पॉजिटिव, और फारदेस्ट फेस पे सेम, मींस ये नेगेटिव पोलैरिटी का. लेकिन आपको पता है कि सेकंड जो कंडक्टर होता था, इसको आउटर स्फीयर है, इसको हम क्या कर देते थे, अर्थ, मींस ग्राउंड कर दिया. तो इसको अर्थ या ग्राउंड किया, तो अर्थ या ग्राउंड करने से क्योंकि ये जो चार्जेस है ये फ्री चार्जेस हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में मूव कर जाएंगे. और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0. और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना आता है, 0. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली कौन सी, नेगेटिव. तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. और इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मींस नॉन जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है. इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कितने सेपरेशन है, r1 सेपरेशन के, किसके कारण से, पॉजिटिव चार्ज के कारण से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. और इस सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण से r2 डिस्टेंस पे कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल. तो हमें बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है चार्ज टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट between the space in between sphere. ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट मींस पोटेंशियल भी है, कांस्टेंट पोटेंशियल. सो द पोटेंशियल डिफरेंस exists between spheres. ठीक, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज डेल्टा भी लिख देते हैं. ठीक, और वो डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, हम ये देखिए, पहले हम पोटेंशियल इस सरफेस का कह रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव सरफेस का V1 कह देता हूं मैं, कितना होगा, K चार्ज पॉजिटिव मान करके, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं पहले, और रेडियस इतनी है r1, एंड V2 इज इक्वल टू K. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ Q है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये Q ही आएगा. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड का. ठीक है, नेगेटिव साइन का. तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, क्यू कैपिटल है, कैपिटल लेंगे के क्यू, और बाय कितना है, r. यहाँ ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखे हैं. हाउएवर अगर बात करें तो V1 तो कैसा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और V2 कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है. लेकिन अगर इन मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि के क्यू टर्म तो दोनों में सेम है, एज r1 is less greater than r2. ये r1 रेडियस है, ये ज्यादा है किससे, r2 से, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड. तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर
जिसकी रेडियस ज्यादा होगी इसके पोटेंशियल कम, मींस V1 विल बी लेस देन V2 इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो V1 कम है और V2 ज्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, पॉजिटिव टर्म में लिख लेते हैं, तो वो कितना होगा आपके पास। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, वो कैसे लिख लेंगे, बड़े वाले में से कौन सा घटा दे, छोटे वाला घटा दे, और मैग्नीट्यूड लेकर, क्योंकि हमने किससे लिखे हैं, मैग्नीट्यूड में लिखे हैं। किसमें लिखे, मैग्नीट्यूड। ये हमें पता है कि V1 वाला पॉजिटिव पोटेंशियल का, V2 कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल का। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख देते हैं कितना, बड़े वाले में से छोटा V2 में से क्या घटा दे, V1। तो V2 तो कितना है, बोलिए KQ और बाय R2, और V1 कितना है, KQ बाय R1, डेल्टा V हो गया, ठीक है। और K दोनों में क्या आ गया, कॉमन, Q भी कॉमन, टर्म आ गया आपके पास 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा R1 R2, तो R1 R2 इसमें मल्टीप्लाई तो R2 कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, केवल R1 माइनस इससे R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, R2, ठीक है। और यहाँ टर्म कितनी होगी, KQ, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। और K कितना होता है आपको पता है, ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, तो इसको भी लिख दीजिए, ये टर्म आ गया आपके पास Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 माइनस R2 ओवर R1 R2, ये टर्म आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन जो कि आपने इक्वेशन फर्स्ट में लिख चुके हो, कैपेसिटेंस कैसे निकालती है, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो Q है और पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेकंड इक्वेशन में निकाला, तो इसको पुट कर देते हैं Q ओवर, ये तो Q था, बटे में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये की, ये वैल्यू Q into R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2, ये टर्म थी, ये आपके पास कैपेसिटेंस, ठीक है। आपको पता है बटे की टर्म बट जाती है, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस आपके पास आएगी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पलट करके ऊपर, उसके साथ कौन है, R1 R2 भी, R1 R2 और डिवीजन में क्या बच गया, R1 माइनस R2, ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की। यहाँ पे ये बात मेंशन की करने की जरूरत है कि R1 किससे ज्यादा है, R2 से ज्यादा है, ठीक है। R1 आउटर सरफेस की और R1 आउटर सरफेस की और R2 इनर सरफेस की रेडियस। इसी तरह से सिलेबस में तो नहीं है बट रिजल्ट यूज होता है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, उसमें हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं और उसकी रेडियस हम बोलते हैं सपोज RA, ये सिलेंडर ले लिया और RA रेडियस बता दी, सपोज इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और इसी के कंसेंट्रिक दूसरा सिलेंडर है आपके पास, और सिलेंडर की लेंथ मान लेते हैं हम कितनी, L हमने क्या मान ली, सिलेंडर की लेंथ मान ली। तो जब इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इनर सरफेस पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और फारदेस्ट फेस पे पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसको ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया, तो वो फ्लो कर जाएगा, तो इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इस बड़े वाले जो आउटर सिलेंडर उसकी रेडियस RB और इनर वाले की RA, तो इसकी कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, C is equal to 2 pi epsilon naught into the length of the cylinder L divided by, ये ध्यान रखना है कि log की टर्म आएगी भाई, log, और log कैसे लेना है, नेचुरल log, मींस log टू द बेस E वाला, ठीक है। और RB by RB आउटर सरफेस और RA किसकी है, इनर सरफेस, ये आपके पास कैपेसिटेंस आ जाता है C किसका, सिलेंडर का, ठीक है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि log टू द बेस E का मान किसी भी नंबर x के लिए कितना होता है, 2.303 को मल्टीप्लाई कर दें इसे log 10 के बेस में जो मान था,
n वाले मान को log 10 मान को 2.30 से मल्टीप्लाई कर देते हो, नेचुरल लॉग वाला वैल्यू दे देती है। तो ये रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना प्रॉब्लम के लिए। ये आपके क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों की तरह से हो गया। अगर न्यूमेरिकल डाटा पुट करोगे तो न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। अब हम डायलेक्ट्रिक्स के बारे में और डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो अब हम डायलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा याद रखना, डायलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर की स्पेशल टाइप है जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्चुअली कंडक्ट नहीं करती बट ट्रांसमिट करती है, और विदाउट कंडक्शन। मींस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ट्रांसमिट हो रहे हैं विदाउट एक्चुअल कंडक्शन ऑफ द करंट। सो डायलेक्ट्रिक्स आर द स्पेशल टाइप of insulators. Dielectrics are the special type of insulators which transmits electrical effects without actual conduction, और डायलेक्ट्रिक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स और एक बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। पहली वैरायटी हमने ले ली नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में आपके पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, CO2 एटसेट्रा। लाइक मॉलिक्यूल H2, N2, CO2 लाइक मॉलिक्यूल in which the center of positive charge density, center of mass of positive charge density, you can say center of mass of positive charge density, center of mass of positive charge density coincides with the means charge का separation नहीं होता है, with coincides with the center of negative charge density. और दूसरी बात कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे कैसे होंगे, these the molecules of dielectric, the molecules of non-polar dielectrics symmetric shape के होंगे। The molecules of non-polar dielectrics are symmetric. For example, जैसे H2 की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का क्या करेगा, कोइंसाइड कर रहा होगा N2 के लिए भी, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके पास सिमेट्रिक है। ये H मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, तो जो हम शेयर पे इलेक्ट्रॉन को इक्वल अमाउंट से खींचेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये नॉन पोलर होंगे H2, N2 और आपके पास CO2। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की जो तीसरी चीज बात ध्यान रखनी है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। नेट डाइपोल मोमेंट कैसे होती है, जीरो होती है इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, अगर मतलब फील्ड नहीं अप्लाई किया तो डाइपोल मोमेंट कितनी है, जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। जैसे आप सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो नो डाउट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन तो हो रहा है, लेकिन डाइपोल इसकी होगी ये इधर की तरफ P1 और इसकी डाइपोल P2। तो दोनों डाइपोल मोमेंट का जो नेट होगा, एक डाइपोल मोमेंट P1 जितनी है उतनी P2 है, तो P रिजल्टेंट आएगा जो आपके पास P1 - P2
मींस p माइनस p तो कितना होगा 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हो 0। तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे कहलाते हैं नॉन पोलर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं नॉन पोलर। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स जिनकी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से कोइंसाइड ना करे और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और जिन डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं, मींस कैसे हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं। पहले तो बात ये ध्यान रखना एसिमेट्रिक। दूसरी बात कि इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कौन सा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, center of mass of positive charge density does not coincides with the center of mass of negative charge densities। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हम नाम ले लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल HCl, NH3, H2O, अल्कोहल्स ROH एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब इनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है मींस नेट डाइपोल मोमेंट रखते हैं कब इवन when no electric field is applied। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करें तो भी ये क्या रखते हैं डाइपोल मोमेंट रखते हैं। मींस फील्ड अप्लाई नहीं किया मींस फील्ड जीरो एक्सटर्नल फील्ड तो भी डाइपोल मोमेंट रखते हैं नॉट अगर अप्लाइड फील्ड मान रहे हैं तो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नाम ले रहे हैं हम HCl मॉलिक्यूल की। तो HCl की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये सेकेंड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज और इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज का सेपरेशन होगा, क्या होगा चार्ज सेपरेशन। तो देखिए ना कि चार्ज डेंसिटीज का क्या हो रहा है सेपरेशन कोइंसाइड नहीं करेगी तो दैट इज चार्ज सेपरेशन। चार्ज डेंसिटी का सेपरेशन होता है सेपरेशन चार्ज डेंसिटी का सेपरेशन होता है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का सेपरेशन होगा मींस डाइपोल बनेगी और डाइपोल सारी अगर रिजल्टेंटली ऐड करेंगी तो उस नेट डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट करेंगे। तो HCl मॉलिक्यूल कैसा होगा आपके पास पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप H2O मॉलिक्यूल की बात करो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन सॉरी दो H लिखना इस तरह से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस स्लाइड नेगेटिव चार्ज पे स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव। तो दो डाइपोल बन गई हमारे पास, एक डाइपोल तो ये बन गई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज P1 और एक ये बन गई P2 और दोनों ही P1 और P2 बराबर है लेकिन दोनों को सिंगल पे इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आ जाती है नेट डाइपोल मोमेंट P रिजल्टेंट। ठीक है, जो आपने निकाले भी थे डाइपोल मोमेंट जब डिस्कस की थी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर। तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसी आती है नॉन जीरो आती है। इसी तरह से अल्कोहल की NH3 की भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपने याद रखना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तो वो होंगे जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सपोज आपके पास ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब की बात थी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट एक्सपोज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट, तो ये आपने ये नोट बोल दिया एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर रखेंगे इस चार्ज को जो चार्ज डेंसिटी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो इस फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब चार्ज का सेपरेशन होगा तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टॉर्ट। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के पास अब कोई डाइपोल मोमेंट आ जाती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट। इस फील्ड की प्रेजेंस में
जब फील्ड आपने अप्लाई कर दिया तो कुछ डाइपोल मोमेंट आती है, लेकिन फील्ड नहीं है तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो फील्ड लगाएंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, और अगर आपके पास कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल में तो आपने खुद ही बता दिया कि उनके पास क्या होती है, कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। सपोज ये एक मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट ये कैसी है, थर्मली ओरिएंटेड है। थर्मली ओरिएंटेड मतलब टेंपरेचर के इफेक्ट के कारण से कोई इधर की तरफ कोई इधर की तरफ, किसी की डायरेक्शन कैसे, किसी की डायरेक्शन कैसे, ठीक है। ये तो कैसे मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट अगर फील्ड नहीं लगाया तो कैसी थी, नॉन जीरो थी। कैसे थी, नॉन जीरो। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कोइंसाइड कर रही थी। ई नोट जब क्या था, जीरो था, तो कैसा था ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इसको फील्ड में आप रख दिया तो फील्ड में रखने से इसकी खुद की क्या बनेगी, डाइपोल मोमेंट बनेगी। लेकिन डाइपोल कैसे हो जाती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है, क्योंकि थर्मली ओरिएंटेड है, थर्मल टेंपरेचर इफेक्ट के कारण से। लेकिन जब या तो अब हम बात करें किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में नहीं रखा था तब तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं थी, पी डाइपोल मोमेंट कितनी थी, जीरो थी। लेकिन जब फील्ड में रखा, मींस फील्ड अप्लाई किया, ई नोट इज नॉन जीरो, कोई फील्ड अप्लाई करके ई नोट, तो वो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगी, जो चार्ज का सेपरेशन हो इस फील्ड के इफेक्ट के कारण से, और उनके पास कुछ डाइपोल मोमेंट आ गए। तो डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास भी होगी, लेकिन फील्ड की प्रेजेंस के अंदर। पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल की तो जब फील्ड जीरो था तब भी कोई डाइपोल मोमेंट थी। लेकिन अब इनको अगर किसमें रखते हैं, हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट पे, जिस ये ई नोट लगा दिया प्लेट। तो अब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है ये क्या है, डाइपोल्स, और किसी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, कितना, टॉर्क इज इक्वल टू पी sin थीटा, या आपने लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये टॉर्क क्या करेगा, इन डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल ले जाता है। अपने मैग्नेटिक डाइपोल केस में पढ़ा है ऐसा ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दी है, मान लो उसको नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड की डायरेक्शन पे फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है और फील्ड की नेगेटिव प्लेट, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, और चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और ये टॉर्क एक्सपीरियंस करके ये फील्ड की क्या हो जाएगा, पैरेलल होने की कोशिश करेगा। तो ये टॉर्क क्या करेगा, टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल्स थी ये सारी क्या हो जाएंगी, ओरिएंट हो जाएंगी किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितने भी आप मॉलिक्यूल लोगे उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। मींस ओवर द इस एंटायर एटॉमिक वॉल्यूम क्या होंगी, डाइपोल मोमेंट्स सेट हो जाएंगी ओवर एंटायर वॉल्यूम। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि अगर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, ठीक है। मींस फील्ड की एब्सेंस है तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, और फील्ड में रखेंगे तो कोई डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। पोलर की बात करते हैं तो पोलर की तो जो फील्ड नहीं होगा तो भी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, बट वो कैसी होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो मोर और लेस सभी डाइपोल्स क्या हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी डाइलेक्ट्रिक्स है वो पोलर या नॉन पोलर टाइप की थी, जब उनको फील्ड में रखेंगे तो किस तरह से अपने अंदर डाइपोल्स इंड्यूस करके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डेंसिटी क्रिएट करेंगी, या पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, मींस अपने आप के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को किस रेट तक इंड्यूस करेगा। तो उस तरह के इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं। सो अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स में ये देखा कि अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कोइंसाइड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो इन एब्सेंस ऑफ द फील्ड।
लेकिन जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो उसका जो प्रोटॉन्स है, इस पॉजिटिव चार्ज है, वो फील्ड की डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मींस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। और मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज का सेपरेशन हुआ। और आपको पता है कि चार्ज का जो सेपरेशन होता है प्लस माइनस q, 2a, तो क्या बन जाती है, डाइपोल मोमेंट थ्रू a into q, और डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने भी फील्ड की प्रेजेंस में जब फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड नॉन जीरो है, तो एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट कर रहा है अपने साथ, ठीक है, मींस नेट डाइपोल मोमेंट आ गई। तो अगर ये तो एक मॉलिक्यूल की बात करें थी, यदि हमारे डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने कुछ रो ये दिखाई है, यहाँ पे फोटो डायमेंशन से दिखाया, तो अगर फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ऐसे डाइपोल मोमेंट जीरो थे, लेकिन जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, डाइपोल मोमेंट रखेगा हर एक मॉलिक्यूल, मींस एवरी मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए टाइनी डाइपोल, एवरी एटम बिहेव्स लाइक ए tiny atomic dipole moment। सपोज p लिख दिया हमने स्मॉल p से, ठीक है। अब अगर हमने पूरे सैंपल को रखा फील्ड के अंदर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, तो डाइपोल होंगे वो सारे डाइपोल, क्योंकि डाइपोल्स के ऊपर जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, अभी डिस्कस कर रहे हैं, p क्रॉस p, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है p sin थीटा की, कि ये डाइपोल को किसके पैरेलल ले आएगा, फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डाइपोल क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मोर और लेस पैरेलल, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस पैरेलल हो जाती है। तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए था कि डाइपोल मोमेंट आ गई फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ओवरऑल, ठीक है, सभी मॉलिक्यूल एक एटॉमिक डाइपोल मोमेंट रखें। अगर पोलर मॉलिक्यूल रहे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में तो फील्ड की एब्सेंस में भी कुछ डाइपोल मोमेंट होती थी, जब फील्ड नॉन जीरो है, सॉरी फील्ड जीरो है, मींस फील्ड अप्लाई नहीं किया तो भी कुछ डाइपोल मोमेंट्स होती है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट्स क्या होती है, थर्मली ओरिएंटेड होती है। कैसे होती है, मींस थर्मल एनर्जी के कारण से इनके मॉलिक्यूल्स जो थर्मल एनर्जी रखते हैं उसके कारण से ओरिएंटेशन है थर्मली ओरिएंटेड। तो थर्मल एनर्जी के कारण से तो ये मॉलिक्यूल अपनी रैंडम पोजीशंस में, रैंडम ओरिएंटेशंस में रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, मींस सपोज ये फील्ड की पॉजिटिव प्लेट और फील्ड की नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने ई नोड, तो इस टॉर्क के कारण से वो जो डाइपोल्स है सारी फील्ड की मोर और लेस पैरेलल डायरेक्शन में क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है, और हर एक मॉलिक्यूल एक नेट डाइपोल मोमेंट रखने लगता है, हर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर पूरे सैंपल के अंदर क्रिएट कर रहा है, तो उस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक बात देखते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट P है, that is found to be proportional to, मैं proportional ऐसे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, is proportional to the value of the applied field E naught. E naught के proportional में मैं रेफरेंस साइन लगाता हूँ, ऑलरेडी नॉन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर, दे आर वेक्टर। सो इसका मतलब P प्रोपोर्शनल किसके, E naught के, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम बदलते हैं इक्वलिटी में। प्रोपोर्शनलिटी किस बदलते हैं, इक्वलिटी में। तो इक्वलिटी में बदलने के लिए मैंने एक कांस्टेंट डाला अल्फा एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट, मींस ये कांस्टेंट डाल दिया अल्फा और एप्सिलॉन नॉट। सेट इट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉल्ड एटॉमिक और मोलिकुलर, कि एटम या मॉलिक्यूल खुद को कितना पोलराइज होने देते हैं। एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी मींस पोलराइज होने का उनका कितना एटीट्यूड है, एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज करेगा कौन, वो तो नेक्स्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, लेकिन पोलराइज होगा कौन, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की कितनी टेंडेंसी वो क्या कहलाती है, एटम की या मॉलिक्यूल की एटॉमिक और मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन टर्म्स है, हियर एप्सिलॉन इज यूज्ड
to give the dimensions of volume is used to give, अभी समझ में आएगा, is used to give the dimensions of volume to किसको, अल्फा को डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम देना चाहते हैं। कैसे समझिए कि हमने अल्फा लिखे यहां से, तो अल्फा कितना आएगा, दैट विल बी पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट आपके पास अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब इन सभी की जो डायमेंशंस अगर लिख दें तो वो डायमेंशंस या वो यूनिट अल्फा की होंगी। तो अगर मैं लिखूं कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट लिखूं, क्योंकि डायमेंशंस मैंने इक्वल बताई अल्फा के बराबर p बाय एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट की, तो डाइपोल मोमेंट की दो यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर, चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की क्या मीटर, चार्ज सेपरेशन। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या वैल्यू नहीं लिखते थे 8.85 कूलम का इनटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। और ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अब देखिए कि भाई एक कूलम से एक कूलम कट गया पावर का, और ये पर कूलम से कूलम भी कट गया, ठीक है। ये न्यूटन से पर न्यूटन कट गया, राइट। तो ये m पावर -2 थी तो ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 2, और एक ऑलरेडी और है, तो कितनी पावर होगी इसकी, m की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो अल्फा किस टर्म को डेजिग्नेट कर रहा है, वॉल्यूम के टर्म को। और इस अल्फा की वैल्यू दैट इज फाउंड of the order of 10⁻⁻29 to 10⁻⁻30 मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको पता है कि एक जो एटम है, एटम का साइज होता है, रेडियस हम कितनी लेते हैं, 10⁻⁻10 मीटर लेते हैं ना 1 एंगस्ट्रॉम की। तो इसका क्यूब करें 4/3πr³, तो 10⁻⁻10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻30। तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्फा, किस तरह का हो गया, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम। इसका मतलब एटम्स के पास क्या आ रही है, डाइपोल मोमेंट का बिहेवियर आ रहा है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर आ गई, तो इसलिए हमने उसको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी कहा अल्फा, ठीक है। अब हमने कहा कि जितना भी पूरा सैंपल है उस पूरे सैंपल के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुई है। और अगर आप यूं कहें कि एक डाइपोल मोमेंट चार्ज है अगर q और -q, और उनके बीच की सेपरेशन अगर x मान ले या d मान लो या 2a मान लो, जैसा x मान ले, तो एक डाइपोल मोमेंट बनी q into x की या q into 2a की, जैसे भी ले कोई, या q into d की। लेकिन ऐसी पूरे वॉल्यूम के अंदर है। और अगर हम एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख दें, मींस मैंने कैपिटल N लिख दिया भाई। कैपिटल N किसको लिखा, देखिए थोड़ा समझना इसको, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, मींस क्या कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी कह दिया, क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आप टोटल डाइपोल मोमेंट वॉल्यूम के अंदर कितनी बनी, वो कैसे होगी, एक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितनी है भाई p, और टोटल कितनी n बता रहे हो, लेकिन n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, n टर्म क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, कैसे है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, आपके पास डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बनेगी। तो इस n और p को कितना लिख दें, q into x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर से सेकंड। तो p इज इक्वल टू जो आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं इसको, p जो आपके पास क्या बनी, बताओ क्या है, डाइपोल मोमेंट थी और पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे तो यूनिट कैसे निकलेगी, डाइपोल मोमेंट की तो क्या कूलम मीटर, ठीक है।
और इसकी नंबर है प्योर नंबर और बटे में वॉल्यूम, बटे में वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो बटेगा तो क्या होगा कूलम मीटर और पावर मीटर स्क्वायर की एक पावर कट जाएगी या दो पावर बचेगी, तो क्या आ जाएगी दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और कूलम क्या है चार्ज और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो चार्ज यूनिट एरिया क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब ये किसके कारण से जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इसके अंदर क्या हुआ जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज किया जाएगा सिग्मा, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां अगर P में लिखना चाहूं, ठीक है वेक्टर साइन हटाओ तो हटाओ, तो बड़ा P है ये ध्यान रखना बस, ठीक है वो छोटा P था बड़ा P कैपिटल P, तो ये किस टर्म को इंडिकेट करेगा सिग्मा इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को, किसको बताएगा इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कैसे निकलती है चार्ज इंड्यूस्ड QI लिख दिया और पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि किसी अपने पोलर या नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स को फील्ड के अंदर रखा था, तो उसके अंदर सपोज फील्ड की पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये फील्ड की हमने नेगेटिव प्लेट, ई नोट फील्ड हो गया अप्लाइड फील्ड ई नोट, ठीक है। और हमने ये कहा कि इस जो डायलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसके अंदर रखी, सपोज ये थी, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगी थी इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल्स और फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ओरिएंट होगी थी इस तरीके से। आप देखेंगे अगर मैं इस के जो फेस का अगर नाम डाल देता हूं सपोज A B C और D, तो इन फेसेस के जो चार्जेस है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी प्लेट है पॉजिटिव प्लेट और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी प्लेट है नेगेटिव प्लेट, तो ये जो चार्जेस है नेगेटिव चार्ज तो ये इसके साथ क्या रहेंगे बाउंड रहेंगे, और ये वाले पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट के साथ बाउंड रहेंगे, तो ये तो हो गए बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो आपने अगर मैं यहां से एक ये डॉटेड लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये रीजन, तो इसको अगर हम देखें तो ये जो चार्जेस, क्योंकि इसके पॉजिटिव के नियर बाय नेगेटिव लाई करता है न्यूट्रलाइज कर जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर जाएगा, तो ये वाले जो चार्जेस है ये तो क्या कर जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो चार्जेस बाउंड है ये फ्री चार्जेस थे, तो ये जो चार्जेस हो गए इस प्लेट के ऊपर, यहाँ पे ओवरऑल कैसा नेगेटिव 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 चार्जेस, ये बाउंड चार्जेस हो गए, और यहाँ पे कैसे सपोज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और ये था भाई आपका अप्लाइड फील्ड की प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट थी, और ये कैसे थी नेगेटिव, तो अप्लाइड फील्ड था तो ई नोट। लेकिन अब इसके अंदर भी तो क्या हो गया एक नेट पॉजिटिव प्लेट और ये नेट नेगेटिव प्लेट, तो इसका मतलब इसके अंदर एक पोलराइजेशन के कारण से फील्ड डेवलप हो गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया ईपी, क्या नाम दे दिया ईपी। और इस ईपी का काम क्या है इस ई नोट को अपोज करना, किसको अपोज करना ई नोट को अपोज करना। लेकिन ये तो उस एंटायर वॉल्यूम में से ये वाली डाइपोल्स हट गई न्यूट्रलाइज होगी, उसके बाद कुछ बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईपी है वो किससे कम है ई नोट से कम है, क्योंकि सारी डाइपोल्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ईपी किससे कम है ई नोट से। तो इसका मतलब सपोज 20 लगाया और 10 इधर इस पे डेवलप हो गया, तो नेट कितना 30 लगाया और 10 इधर डेवलप हो गया, तो नेट कितना बचा 20 बचा इधर की तरफ, तो इसका मतलब इसके अंदर एक फील्ड क्या हो गया रिड्यूस हो गई फील्ड की वैल्यू, क्योंकि इसने अपोज कर लिया ना, तो यहाँ पे फील्ड कैसा हो गया रिड्यूस फील्ड, और इस रिड्यूस्ड फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया ई, क्या नाम दे दिया ई। तो मैं यहाँ इस रिड्यूस्ड फील्ड को लिख देता हूँ भाई क्या ई इज इक्वल टू कितना होगा अप्लाइड फील्ड जो ई नोट था उसमें से किसको घटा दे ईपी को घटा दे, ईपी आपके पास क्या है पोलराइजेशन फील्ड, तो ये रिड्यूस्ड फील्ड होगा, ठीक है। और याद रखना इस अप्लाइड फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड का जो रेशियो होता है अप्लाइड फील्ड ई नोट टू द रिड्यूस्ड फील्ड, इसको हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब इसको रब कर देते फिर देखते हैं।
सो यहाँ हमने देखा बेटा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने जब अप्लाइड फील्ड में रखा तो उस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुई थी उसमें से जो इन डॉटेड रीजन्स को छोड़ करके बाकी सारे जो डाइपोल्स थी वो न्यूट्रलाइज हो गई, तो हमारे पास यहाँ चार्जेस जो फेस पे रह गए इंड्यूस्ड चार्जेस, तो वो इंड्यूस्ड चार्ज की जो डेंसिटी है वो सिग्मा आई बोल देते हैं, सिग्मा आई। ठीक है, और ये किसके बराबर है? आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है पी, ये आपके पास है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, इसके बराबर। तो हमने ये कहा था कि जो फील्ड है इसके अंदर भाई ई नोट अप्लाई किया, कुछ कम डेवलप हुआ पोजीशन में, तो नेट कितना बच गया? ई नोट माइनस ई पी, जिसको हमने रिड्यूस्ड फील्ड कहा। तो आपने कहा था कि एज ई आपके पास आया ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, ई आपने क्या कहा? इसको कहा था रिड्यूस्ड फील्ड, वैल्यू ऑफ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, बट कि जो आपका ईपी है, ये ईपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो जो वैल्यू ऑफ द रिड्यूस्ड फील्ड है वो ई नोट माइनस ईपी। तो ये ईपी जो पोलराइजेशन फील्ड है, ये जो चार्जेस पोलराइजेशन के कारण से इसके फेसेस पे जो इंड्यूस हुए हैं, जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था ई नोट, तो इसके अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ था वो ईपी हुआ था। वो किसके कारण से हुआ? ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए इसके कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ईपी। तो इस इंड्यूस्ड चार्ज की जो डेंसिटी सिग्मा आई लिख दें, और यहाँ मटेरियल क्योंकि डायलेक्ट्रिक है तो उस डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी? एप्सिलॉन। तो ये जो ईपी होगा, ये ईपी कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन आपने पढ़ा था, तो देखिए सिग्मा इंड्यूस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन। तो मैं इस ईपी की जगह लिखूंगा कितना? बट EP is equal to सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन। और आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इंड्यूस्ड अगर QI है तो बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इनटू 1 ओवर एप्सिलॉन। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आपने कहा था कि हमारे पास टर्म जो सिग्मा आई है, पहले यहाँ डिस्कस किया था हमने, सिग्मा आई किसके बराबर है? देखो यहाँ लिखा था P के लिए, सिग्मा आई किसके बराबर है? P के बराबर है, ये लिख चुके थे हम, P इज इक्वल टू इसके सिग्मा आई। तो मैं ये यूज कर लेता हूँ QI बाई A, या इसको सिग्मा आई कहते हैं। ये जो टर्म है दैट इज व्हाट? दैट इज P, जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है P, और बाय कितना? एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब EP की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे? P बाय एप्सिलॉन यूज कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि ये जो बिहेवियर है उस मटेरियल का कि कितनी इलेक्ट्रिकल रिस्पांस देना है, उस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी देखिए कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर है, ये पोलराइजेशन वेक्टर इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स कितनी क्रिएट हुई, और वो किसके कारण से? इंड्यूस्ड चार्ज के कारण से, इस फील्ड के कंट्रीब्यूशन ईपी के कारण से। तो इसका मतलब ये हुआ, और इस ईपी जब इसमें से कम कर देगा ई नोट में से अपोजिशन करके, तो नेट फील्ड जो बचा उसके कारण से तो बिहेवियर होगा। तो जो P है दैट इज फाउंड टू बी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड फील्ड, मींस पोलराइजेशन वेक्टर P इज प्रोपोर्शनल टू, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं पहले, पोलराइजेशन वेक्टर P is proportional to reduced field के proportional है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिख दें कि इस proportionality को बदल दे बाय इक्वलिटी में। तो क्योंकि ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो एप्सिलॉन और इनटू यहाँ लिख देते हैं काई। इसको एब्रिविएट इस तरह से करते हैं, x की तरह बढ़ा रखा है और इसको बोलते हैं काई। ई लगा दें तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ग्रीक के लेटर है, और ये सफिक्स अगर हटा दो तो हटा देना, क्योंकि अगर मैग्नेटिज्म में करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करें तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए काई ई डाला जा सकता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ई। ठीक है, यहाँ पे वही है कि एप्सिलॉन जो है टर्म इस काई को
डायमेंशनलेस बनाने के लिए हियर एप्सिलॉन इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एज डायमेंशनलेस। मींस डायमेंशनलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो P हमारे पास कितना आ गया, एप्सिलॉन, काई और E। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि एज, और इसको वेयर काई E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ये बताते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मटेरियल कैसा रिस्पांस देगा, कितना अपने आप को डाइपोल मोमेंट अपने अंदर इंड्यूस करवाएगा। मींस ये क्या करता है, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस डाइपोल्स इन इट। कितनी डाइपोल किस एक्सटेंट तक बनाएगा उस बिहेवियर को बताता है। इसकी वैल्यू एक्सटेंट से हम पता कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल है तो इसलिए यहाँ पे आप ई लेटर भी डाल सकते हो इलेक्ट्रिक के लिए। सपोज मैं छोटा ही लिख देता हूँ, काई इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बट ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए है आपके पास। ठीक है, तो ये टर्म आ गई P इक्वल टू काई। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज 1 लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक कम होगी तो रिलेशन हम डेवलप करते हैं कि क्या है। यहाँ ये याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए 0 होती है। मींस अगर वैक्यूम के लिए लिखें तो ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल 0 फॉर वैक्यूम। अब हमने ये कहा था कि भाई E जो रिड्यूस्ड फील्ड है और E नॉट अप्लाइड फील्ड और E नॉट माइनस EP ये टर्म आया आपके पास। तो अगर हम अप्लाइड फील्ड और रिड्यूस्ड फील्ड देखें तो ये बता चुके थे हम, अप्लाइड फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। E नॉट बाय E इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। ये सपोज आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गया, E नॉट बाय E इज इक्वल टू K। अब ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम K लिख चुके हैं यहाँ पे E नॉट और E की टर्म में, और ससेप्टिबिलिटी हमारे पास किसकी है, P की टर्म में। और P किसके साथ रिलेटेड है, E के साथ, EP के साथ। और EP का कनेक्टेड है E के साथ। तो इस रिलेशन में लिखते हैं सिंस E इज इक्वल टू, यहाँ से वो रिलेशन आएगा अगर आपसे पूछा जाए, मीन्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप यहाँ से लिखेंगे वो एज E इज इक्वल टू आपके पास है E नॉट माइनस EP। ठीक है, और EP की वैल्यू कितनी लिख दीजिए, P बाय एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP की जगह हमने लिख दिया P बाय एप्सिलॉन। ये कहां लिख रखा है आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 में P कितना है, एप्सिलॉन, काई E और E नॉट एज सच P की वैल्यू है एप्सिलॉन काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, और ये आपके पास कितना है, ये। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ आपकी एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपके पास दो टर्म में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, E की एक यहाँ एक यहाँ। तो E इज इक्वल टू, इस टर्म को ऐसे लिखा E नॉट माइनस इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस्ड है। इस टर्म को इधर ले आते हैं, प्लस की हो जाएगी, तो E यहाँ प्लस काई E इंटू E इज इक्वल टू E नॉट, E को मान लेते हैं 1 प्लस काई E और इज इक्वल टू E नॉट। ठीक, और इसको ऐसे लिखो भाई 1 प्लस काई E इज इक्वल टू E नॉट बाई E। और आपने पढ़ा है E नॉट बाई E कितना है, K। Since from 6th E नॉट बाई E तो आपका कितना होता है, K। ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया 1 प्लस काई E इज इक्वल टू K, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल टू
1 लेस देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी का मतलब सेंसिटिविटी, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना सेंसिटिव है डाइपोल इंड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज 1 लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, 1 लेस देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशन पूछा जा सकता है, तो यहां से यहां तक का रिलेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज आपको बस जो रिजल्ट यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे, E नॉट बाय E इज इक्वल टू के, एक रिलेशन का E इज इक्वल टू के माइनस 1 और 1 प्लस का E इज इक्वल टू के। ठीक है, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा I इज इक्वल टू QI बाय E, आप जानते हो चार्ज मटेरियल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो नॉलेज के लिए था, लेकिन ये आपके कोई डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दें। नेक्स्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, लॉस ऑफ एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल बाद में नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।